हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। वहाँ पर हमने बोला था डिसोसिएशन कांस्टेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ये डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या है? डिसोसिएशन ये वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं कि जैसे कोई क्रिस्टल हो, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो क्रिस्टल में सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन ये ऑलरेडी कैटायंस होते हैं और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं, टाइट होते हैं, होल्ड होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल में सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की बात कर रहा हूं। तो कैटायंस और एनायंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट बट दे आर होल्ड विथ ईच अदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट वेन दैट सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इनटू द वाटर, व्हाट हैपन, क्या होता है कि जैसे हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं वो कैटायन और एनायन का सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन होता है। मतलब कैटायन एनायन उसमें है, पहले से हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड है, लेकिन जैसे हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर उन कैटायन एनायन को क्या करता है? आइसोलेट करता है, उसको सेपरेट करता है। ठीक है, तो उस वक्त हम उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। अब आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन, यानी पहले उसमें आयन नहीं है, वो सब्सटेंस जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं उसके बाद उसका आयन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पहले उसमें कैटायन और एनायन नहीं रहेंगे। व्हेन द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इनटू दैट वाटर एंड फॉर्म द आयंस, देन इट इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन। समझ में आया? तो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में ये फर्क ध्यान में रखना। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटो आयोनाइजेशन वाटर, और इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें स्पेशली पढ़ना है इसमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब हम यहां पर आयोनाइजेशन किसका पढ़ेंगे? वाटर का। और वाटर का आयोनाइजेशन स्टडी करने के बाद हमें एक्चुअली क्या मिलेगा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मिलेगा। दैट्स अ कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे मिलेगा? देखो, प्योर वाटर की बात कर रहा हूं मैं। ओके, इस पर अच्छे से गौर करना। प्योर वाटर की बात कर रहा हूं। प्योर वाटर क्या होता है? प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बोल सकते हैं। या फिर प्योर वाटर क्या होगा? आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम आयोनाइज होता है। ठीक है, और जहां पर कम आयोनाइजेशन हो वहां पर डेफिनेटली इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। ठीक है, ये हमने भी देखा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसके पहले। तो प्योर वाटर क्या होता है? प्योर वाटर आयोनाइज होगा सबसे पहले। ठीक है, सो आयोनाइज एज, सपोज कंसिडर द प्योर वाटर इज आयोनाइज एज। कैसे आयोनाइज होगा? ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इक्विलिब्रियम से। वाटर यानी क्या? H2O। ओके, इसका आयोनाइजेशन होगा मतलब इसमें क्या होगा? आयन फॉर्मेशन होगा, यानी आप इसको H+ और दूसरा हाइड्रोक्सिल, दूसरा आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन ऐसे बताओगे। So water is ionized into its ions, that's a hydrogen ion and hydroxyl ion। ठीक है, यहां पर इसके क्या बनेंगे? आयंस बनेंगे। अब ये जो है वाटर, प्योर वाटर है तो बहुत कम आयोनाइज होगा। दैट आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट, दैट्स मीन द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन देम। इनके बीच इक्विलिब्रियम बनेगा जहां पर एक तरफ आपको क्या मिलेगा? आयोनाइजेशन होने के बाद आयंस मिलेंगे और एक तरफ आपको अनआयोनाइज मॉलिक्यूल मिलेंगे। ओके, अब ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर वाटर के दो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जैसे कि H2O एंड H2O, ठीक है, बोथ आर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या होगा? इसमें क्या होगा? यहां पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के हिसाब से एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पर एसिड और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहां पर बेस जैसा कुछ काम करेगा। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कहना क्या था? एसिड वो होता है जो क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अब मान लो एक वाटर मॉलिक्यूल HOH, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल HOH। ठीक है, ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी रखता है, मतलब इस पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे। इसके अलावा भी ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2 6। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड में लगा दिए, अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो उन 4 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है।
ओके अब ऐसे ही हालत यहां पर भी होगी, ऑक्सीजन पार्शियल निगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। होता क्या है, ये जब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरैक्ट हो रहे हैं तो यहां पर एक वाटर का प्रोटॉन ये दूसरे वाटर की तरफ मतलब ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। और जैसे ही यहां से हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा तो इसका कन्वर्शन क्या होगा, इसका कन्वर्शन ऐसे होगा कि हाइड्रोजन अब 3 रहेंगे ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डेड, क्योंकि ये भी इस तरफ चले गया। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसके साथ में इन्वॉल्व किया, इसके साथ में इन्वॉल्व किया, मतलब खुद के इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। ऐसे केस में ऑक्सीजन यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। इसी को कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, दैट्स H3O+, इसको कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। तो होता क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और जो प्रोटॉन डोनर होता है वो क्या होता है, एसिड, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। तो जैसे ही ये प्रोटॉन डोनेट करेगा इस H2O का कन्वर्शन किस में होगा, H3O+ में, दैट्स अ हाइड्रोनियम आयन। ओके बट कन्वीनियंटली हम हाइड्रोनियम आयन को H+ आयन या हाइड्रोजन आयन से ही बताते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो एक ही बात है। अब इसका तो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्शन हो गया, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसने प्रोटॉन डोनेट करने के बाद इसके पास बचा क्या, ओनली हाइड्रोक्सिल आयन। ओके तो इस तरीके से वाटर का यहां पर आयोनाइजेशन होगा, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा और हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म होगा। अब थोड़ा सा आपको याद होगा कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता था। ओके तो ये प्रोटॉन डोनर है, इसने ये एसिड का काम कर रहा है, इसने प्रोटॉन दिया तो किसका कन्वर्शन हुआ, हाइड्रोक्सिल आयन का कन्वर्शन हुआ। मतलब अगर ये चाहे तो प्रोटॉन को कभी एक्सेप्ट कर सकता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस। ओके तो ये क्या करेगा, इसने प्रोटॉन ले लिया है, अब चाहे तो कभी ये प्रोटॉन दे सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। ओके तो एसिड जो था यहां पर, ठीक है, एसिड जो था, इस एसिड ने उसका क्या बनाया, कॉन्जुगेट बेस बनाया। ठीक है, और जो बेस था उसने अपना कॉन्जुगेटेड एसिड बनाया, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके तो ये हुआ इक्विलिब्रियम। सो प्योर वाटर आयोनाइज एज लाइक दिस, ठीक है, एंड फॉर्म द इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयोनाइज एट इक्विलिब्रियम ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम बनेगा और वो इस तरीके से आयोनाइज होगा। अब हमें निकालना क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी एक कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कैसे निकलता है, हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैसे निकाला था, लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करके। ओके इसको भी वैसे ही निकालेंगे। तो यहां पर इस इक्विलिब्रियम पर अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन क्या मिलेगा, यहां पर मिलता है इसका कांस्टेंट, दैट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने, अनडिसोसिएटेड, कुछ रिमेन रहेंगे, कुछ का डिसोसिएशन होगा ही नहीं, कुछ हो गए जिनसे आयन फॉर्मेशन हुआ, लेकिन बहुत सारे अभी भी अनडिसोसिएटेड है, क्योंकि प्योर वाटर है, ये भाई बहुत कम आयोनाइज होता है। ओके तो यहां पर वाटर मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन। अब वाटर कितने यहां पर 2 हैं, तो इसका कोएफिशिएंट अगर आएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन में कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर पावर पे राइज होता है, एंड दैट पावर्स, एप्रोप्रिएट पावर्स, ठीक है, इक्वल्स टू, इट मे बी इक्वल्स टू इट्स कोएफिशिएंट और अदर। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर हो गया, तो इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, 2 आएगा। अब उसको हम यहाँ पर पावर के तौर पे बता सकते हैं। ओके समझ में आया, केमिकल काइनेटिक्स में आप इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। अब आगे देखो क्या है इसमें, ये जो डिनोमिनेटर टर्म है यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, ये इस पे क्या फर्क गिरेगा या नहीं गिरेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि प्योर वाटर जो है, ठीक है, प्योर वाटर आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट, टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, आयोनाइज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम आयोनाइज होता है। इसीलिए इस अनडिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल का अगर कॉन्सेंट्रेशन देखा जाए तो ये क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। व्हाई, बिकॉज दैट प्योर वाटर आयोनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम आयोनाइज होगा, और इससे वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ खास फर्क नहीं गिरेगा। सो दैट्स टेकन एज अ कांस्टेंट।
ओके अब अगर ये कंडीशंस हम यहाँ पुटअप करते हैं तो क्या होगा? सो देयरफॉर द डिसोसिएशन कांस्टेंट या सॉरी डिसोसिएशन, देखो अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस k डैश इन दिस अबाउ इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा? k इक्वल्स टू, हमें क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस H2O विच इज टेकन एज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि क्या बताया हमने कि प्योर वाटर बहुत कम एक्सटेंड होता है, तो इस k डैश को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा? k इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस हाइड्रोनियम आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, अपॉन इसके जगह पे क्या पुट अप करेंगे? k डैश। ओके अब देखो कांस्टेंट को हम कलेक्ट कर लेंगे तो मिलेगा k डैश इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है कांस्टेंट का, ओके दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा? कांस्टेंट ही मिलेगा, और इसी कांस्टेंट को हमने क्या कहा है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो दिस कांस्टेंट इज Kw, दैट्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या मिला? concentration of hydronium ion into concentration of hydroxyl ion। ओके अब इसी मैथमेटिकल इक्वेशन से भी आप आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेफिनेशन लिख सकते हो। कैसे? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर concentration of hydronium ion and hydroxyl ion in the solution at given temperature। तो इसको कहेंगे हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि एट 298 केल्विन या फिर बोल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस एट दिस टेम्परेचर, ठीक है, एट 298 केल्विन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एंड बोथ दीज कॉन्सेंट्रेशंस आर इक्वल्स टू 1.0 into 10 to the power minus 7 मोल पर लीटर, ठीक है, या फिर आप उसको बोल सकते हो मोल पर डीएम क्यूब। ओके so at 298 Kelvin the concentration of these both ions are same, that's a 1.0 into 10 to the power minus 7 mole per liter। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलता है? सेम मिलता है। ओके अब इन कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज को अगर हम यहां रखेंगे तो हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या मिलेगा? Kw इक्वल्स टू इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना? 1.0 into 10 to the power minus 7, ओके मल्टीप्लाइड हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी वही है, 1.0 into 10 to the power minus 7। क्या मिला रिजल्ट? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल्स टू 10 to the power minus 14, ठीक है, मोल पर लीटर। दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वैल्यू। ओके तो इतनी वैल्यू यहाँ पर मिलती है, और खास तौर से कौन से टेम्परेचर पे? एट 298 केल्विन पे। समझ में आया? तो ये हुआ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, आगे हमें पढ़ना है पीएच स्केल के बारे में, ठीक है, पीएच स्केल। ओके अब ये पीएच स्केल क्या होती है? पीएच स्केल देखो, हमने इसके पहले हाइड्रोटेरिक नेचर ऑफ वाटर भी देखा था। हमने कहा था कि वाटर समटाइम्स एक्ट्स एज एसिड, समटाइम एक्ट्स एज अ बेस। तो पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल मतलब एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं, किसका? हाइड्रोनियम आयन का या फिर हाइड्रोक्सिल आयन का, ठीक है। तो पीएच स्केल मतलब क्या होता है? पीएच स्केल मतलब इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन जिनमें क्या होता है? लॉगरिथमिक स्केल होती है। हम इससे बोल सकते हैं कि इट्स अ लॉगरिथमिक स्केल, ठीक है। पीएच यानी क्या होगा? इट्स अ लॉगरिथमिक स्केल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लॉगरिथमिक स्केल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर आप बोल सकते हो हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन बोल दो या फिर हाइड्रोजन आयन बोल दो। इसका लॉगरिथमिक स्केल जो होता है इनके कॉन्सेंट्रेशन का, उसी लॉगरिथमिक स्केल को हम पीएच स्केल बोलते हैं। एक्चुअली पीएच स्केल क्या है? पीएच इज नथिंग बट इट्स अ नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। पीएच का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज the negative logarithm to the base 10 of concentration of hydronium ion। इसको क्या कहते हैं? pH वैल्यू या pH स्केल, ठीक है। अगर सिमिलरली ऐसा ही हम अगर pOH के बारे में लिखना चाहें, ठीक है, pOH, तो pOH यानी क्या होगा? pOH का मतलब हुआ it is the negative logarithm to the base 10 of concentration of hydroxyl ion। okay so pH
निगेटिव लॉगरिथमिक स्केल और पीओएच भी निगेटिव लॉगरिथमिक स्केल है। तो निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट्स पीएच एंड निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन दैट्स पीओएच। ओके, अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन का या हाइड्रोक्सिल आयन का वो एक्चुअली कितना है, हमने लिखा दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होता है 1.0 into 10 to the power -14। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू से हमें पीएच और पीओएच के बीच में रिलेशंस भी मिल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। इसके बीच का रिलेशंस क्या होगा, ठीक है, इसका बीच का रिलेशन क्या होगा। ये दोनों आयन्स हमने कहा देखे, हमने देखे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की इक्वेशन में, ओके, जहां पर दोनों कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। तो इनके बीच का रिलेशन निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का यूज करेंगे। ओके, तो क्या मिलेगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज क्या है, Kw इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हमें रिलेशन किसके बीच का निकालना है, पीएच और पीओएच के बीच का। क्या होता है पीएच, निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो लॉगरिथम लेना पड़ेगा। सो टेक द, अब Kw का वैल्यू हमने ऑलरेडी कितना फाइंड आउट किया है, 10 to the power -14। सो 10 to the power -14 इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अब पीएच या पीओएच निकालने के लिए हमें लॉगरिथम लेना पड़ेगा। ओके, सो टेक द लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड, ठीक है, हम दोनों साइड का लॉगरिथम अगर लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, टेक द लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड टू द बेस ऑफ 10। तो यहां पे मिलेगा log टू द बेस 10 ऑफ 10 टू द पावर -14। ओके, और इधर में इसका जब हम log लेंगे तो क्या होगा, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। तो दोनों का लेना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पर log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, log a हो गया, प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन b हो गया, log a प्लस log b। ओके, अब लॉगरिथम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए होंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, log ऑफ a टू द पावर b, कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं b log a, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो -14 इंटू log टू द बेस 10 ऑफ 10, ओके, इक्वल्स टू log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अब इसका log वैल्यू कितना आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 1, ठीक है, और 10 का आप 0 देखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0 0 0 1.000। इसका मतलब 1 और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, -14 ही आएगा। सो -14 इक्वल्स टू log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, अब यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है, अगर इसको हटा दो तो इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते चलते हैं तो 14 इक्वल्स टू निगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये भी माइनस होगा, निगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। यहां तक आ गए हम। ओके, आप थोड़ा ध्यान दो, निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इसको क्या बोला हमने, pH। ओके, तो ये क्या हो गया भाई, pH हुआ। एंड निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन क्या हुआ है, POH, तो प्लस POH। ओके, इस तरीके से मिलेगा, समझ में आया। तो इक्वल्स टू क्या मिल गया 14, इसकी वैल्यू pH, इसका स्केल POH, और दोनों का प्लस रिलेशन क्या मिलता है 14। ओके, तो pH प्लस POH इक्वल्स टू कितना मिला 14, ऐसा लिखो, या फिर आप इसको pH प्लस POH इक्वल्स टू क्या मिलेगा 14, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। तो pH क्या है, एक ऐसी स्केल है जिसमें हम लॉगरिथमिक एक्चुअली स्केल है जिसमें हम क्या मेजर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। सो pH का मतलब क्या होगा, pH मतलब निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, एंड सिमिलरली POH मतलब क्या होगा, इट्स अ निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। एक्चुअली दोनों लॉगरिथमिक स्केल है, ठीक है। तो pH और क्या मिलता है, POH मिलता है।
ठीक है। अब आपको ये पता लग गया कि भाई pH प्लस pOH कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस तीन टाइप से जनरली होंगे, या तो एसिडिक, या तो बेसिक, या तो न्यूट्रल। अब वो कैसे पता चलेगा, वो pH स्केल से ही पता चलता है। ठीक है, कैसे, देखो अगर pH की वैल्यू, एक्चुअली pH वैल्यू कैसे होती है, pH वैल्यू जो है ये 0 to 14 तक वैल्यू होती है, और यहां बीच में कौन सी वैल्यू होगी, 7। 0 to 7 अगर pH वैल्यू है, pH वैल्यू अगर 0 to 7 है तो वो सॉल्यूशन होता है एसिडिक। अगर किसी भी सॉल्यूशन की pH वैल्यू एग्जैक्ट 7 है तो वो सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल। और अगर किसी सॉल्यूशंस की pH वैल्यू 7 to 14 के बीच में है तो वो सॉल्यूशन होता है बेसिक। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू वी कैन आइडेंटिफाइड द एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक सॉल्यूशन। उन सॉल्यूशंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी pH वैल्यू से। ओके, समझ में आया। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH। तो आज का हमारा टॉपिक हमने क्या कंप्लीट किया, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखा। ठीक है, क्या मिला आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एक्चुअली 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। उसके बाद हमने क्या किया, pH स्केल को एक्सप्लेन किया, उसी के साथ साथ pOH बताया, और pH और pOH के बीच का रिलेशंस यहाँ पर मिला, कितना मिला, 14। ठीक है, pH प्लस pOH। और इसी से आगे हमने और भी एक बात क्लियर की, कौन सी, एसिडिक, न्यूट्रल या बेसिसिटी। सॉल्यूशन एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी pH वैल्यू से। तो 0 to 7 pH वैल्यू है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, एग्जैक्टली pH वैल्यू 7 है तो दैट सॉल्यूशन इज टू बी न्यूट्रल, एंड व्हेन द pH वैल्यू इज बिटवीन 7 to 14 दैट सॉल्यूशन इज बेसिक। ओके, समझ में आया बच्चों। तो आज का ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड pH स्केल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो इसको आप प्रिपेयर करके रखो अच्छे से। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू।